फिर कहते कि अभी आपकी गाड़ी का ही एग्जामिनेशन चल रहा है, वो गए हुए हैं ऑलरेडी पोर्ट पे, आपकी गाड़ी एग्जामिन करके फिर वो आएंगे रिपोर्ट लेके। तो मैंने उनसे पूछा गाड़ी कहाँ पर है, मतलब दूर है कहीं, तो उन्होंने बोला नहीं सामने ही पार्कड है। तो अब इन्हीं में से कहीं पर ही है गाड़ी, पीछे आगे कहीं भी हो सकती है। उसने पूछा कहाँ से आ रहे हो, इससे पहले लास्ट ट्रिप क्या थी और इस ट्रिप पे क्या प्लान है। मैंने पूरा कनाडा ये समझा। लो जी लो, आ गई है अपनी गाड़ी। कितनी देर से आंखें तरस गई थी भाई इसे देखे देखे, उच के कभी उधर देख रहा हूँ कभी उधर देख। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं होगी भाई ट्रिप, नहीं पहुँच पाओगे, नहीं जाना, यूके में ख़त्म हो जाएगी ट्रिप। उन लोगों के लिए आंसर है भाई, पीछे खड़ी है गाड़ी, मैं कनाडा में हूँ, गाड़ी कनाडा में है। ठीक है, अब कमेंट करो भाई, जितने करने उतने करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी जो मुझे करना है वो है भाई इंस्पेक्शन कि गाड़ी में कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी का पूरा इंश्योरेंस हुआ था जब गाड़ी निकली थी। आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया जो थार रॉक्स कनाडा लेके आया है भाई, और शायद से यंगेस्ट वन भी। 27 ईयर्स ओल्ड अगर कोई बंदा सोलो ड्राइव करके कनाडा आया हो भाई, या किसी को पता हो कोई आया हो तो प्लीज। अच्छा, रॉक्स क्या कर रही है यहाँ पे? अच्छा हम तो अभी जस्ट आया, मैं खुद भाई हिमाचल से हूँ। अच्छा। नहीं ये भाई ट्रिप कर रहे हैं। हाँ जी वो पढ़ा मैंने भाई। कनाडा में डीजल प्राइजेस ज़्यादा हैं पेट्रोल से। तो अगर आप लोगों को इंश्योरेंस लेना है यूएस कनाडा का, तो एक वेबसाइट है सेगवा ग्रिंगो। बढ़िया लोकेलिटी है भाई, अभी एकदम शांत। आप कनाडा के ऐसे सिटीज़ में जाओगे ना जहाँ पर इतना भीड़ भड़का नहीं है, जैसे वैंकूवर हो गया, टोरंटो हो गया, तो आपको ऐसी खाली खाली सड़कें मिलेंगी मेजॉरिटी। और यहाँ पे लोग बहुत पीसफुली रह रहे हैं। निकल रहे हैं भाई हम लोग पोर्ट पे आज गाड़ी लेने। आई होप आज गाड़ी मिल जानी चाहिए मेरे को, क्योंकि मेल आया है और उसमें लिखा हुआ है कि लाइन क्लियर्ड है, मतलब कैरियर ने लाइन रिलीज़ कर दी है। अब जो प्रोसेस था उसके हिसाब से था कि कस्टम ऑफिसर कस्टम क्लियरेंस देंगे और उसके बाद कैरियर लाइन रिलीज़ करेगा। तो मेरे को जो मेरी शिपिंग कंपनी है उनसे आया है कि योर लाइन हैज़ बीन रिलीज्ड। अभी तक कस्टम ऑफिसर का नहीं आया, क्योंकि कल उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग कॉल करेंगे तब आना है, बट अभी तक कोई कॉल नहीं आया। बट 3 बजे ऑफिस बंद हो जाता है जहाँ से मुझे गाड़ी लेनी है, और अभी 10:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि निकलते हैं एक बार कस्टम ऑफिस, चलते हैं उनसे पूछते हैं। अब देखो मुझे तो लग रहा है वो यही बोलेंगे हमने बोला था कॉल करने पे आना, बट उनको बोल देंगे हमें लाइन रिलीज़ का आ गया, हमें लगा कि आप पता कस्टम क्लियर हो गया हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय वनविन। राइट नाउ आई एम इन डॉर्टमिथ, डोट माउथ करके इसके प्रोनाउंसिएशन है वैसे, बट डॉर्टमिथ बोलते हैं। और यहाँ से 30 मिनट दूर है ना? नहीं यहाँ से तो कम ही है, 20 मिनट। अच्छा, लगभग 20 मिनट की ड्राइव है कस्टम ऑफिस की। वहाँ से फिर हम लोगों को ऑपोजिट साइड पे जाना है जहाँ पर हमारी ऑफिस है, जहाँ पर हम कल गए थे। वहाँ से फिर गाड़ी लेनी है। अगर हो गया टाइमली सब कुछ तो निकल के आज पहुँच जाएंगे हम मॉन्कटन, और कल से मैं अपनी जर्नी शुरू कर दूंगा भाई कनाडा की, क्योंकि बहुत टाइम लग गया है यहाँ पर। इतना मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैक्सिमम गाड़ी पहुँचने के बाद 2-3 दिन में मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, बट गाड़ी पहुँची थी लगभग 16 तारीख को, और आज हो गई है 21, और अभी तक गाड़ी हाथ में नहीं आई है। बाकी जिनको नहीं पता उनको बता दूं भाई, फिलहाल मैं हूँ हैलिफैक्स में। कल स्टे कर रहे थे हम लोग डॉर्टमिथ में, वहाँ पे भैया रहते हैं, तो वहाँ पर स्टे कर रहे थे, और जो गाड़ी मिलनी है वो हैलिफैक्स में मिलनी है। तो ये ब्रिज क्रॉस करते ही पूरा हैलिफैक्स लग जाता है। ये हैलिफैक्स पोर्ट है, और एक पोर्ट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स हैं भाई। मैंने देखा बहुत जगह शिप्स खड़ी हैं, पूरी सिटी ही ये पोर्ट्स की सिटी लग रही है। ठीक है, और बहुत मेजर पोर्ट है भाई कनाडा का ये। अगर देखा जाए तो ईस्ट साइड पे हैलिफैक्स पोर्ट है, और वेस्ट साइड पे अगर आप ट्रैवल करते हो कनाडा के तो वैंकूवर पोर्ट है, जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं कनाडा की शिपिंग या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ये साइड में जो स्कूल बसेस दिख रही है ना भाई, ये पूरा स्कूल का एरिया है। और अभी निशान बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर इस पूरे जोन में, मतलब स्कूल जोन में, अगर कोई भी आप रूल ब्रेक करते हो तो फाइन डबल लगेगा। और वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल एरिया में है कि स्कूल टाइमिंग पे? स्कूल एरिया 3-4 बजे तक रहता है, मतलब इस एरिया में ना सिर्फ। इसी वजह से लोग फॉलो भी करते हैं भाई फिर, क्योंकि यहाँ पे फाइन पे करना पड़ेगा, यहाँ नहीं चलता ऐसा कि ऐसे करके निकल गए पैसे देके। कस्टम ऑफिस ना इन लोगों ने बड़ा ही अजीब सी जगह बना रखा है। यहाँ कोई बहुत बड़ा पोर्ट वगैरह नहीं है, यूजुअली ऐसा देखने को मिलता नहीं है, बट ये ऑफिस एकदम सिक्योर्ड प्लेस पे, और यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स वगैरह हैं देखो। तो ऐसा हो सकता है कि ये क्लियर ना हुए हों, या फिर पता नहीं क्या स्टोरी है भाई इसके पीछे, बट है यहाँ पर अच्छा खासा वेयर हाउस बना रखा है सारा कंटेनर्स का। ये देख रहे हो, इधर देखो, ये देखो, और इधर जो नॉर्मल गाड़ियाँ खड़ी हैं तो सबकी प्राइवेट व्हीकल ही हैं। और ये रहा भाई अपना कस्टम ऑफिस, जहाँ पर हम लोग कल आए थे। अब देखते हैं भाई वही ऑफिसर मिलता है जिससे कल बात हुई थी, या फिर
कोई दूसरा होता, बट डॉक्यूमेंट सारे के सारे हमारे उसी के पास है। उसने बोला था मैं स्टडी करूँगा इसको, उसके बाद कॉल करूँगा। बट चल के एक बार पता करते हैं क्या अपडेट है। बैठना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी यार मैं अंदर गया तो जिन ऑफिसर से मेरी बात हुई थी वो ऑफिसर तो यहाँ पर है नहीं, तो उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है दूसरा ऑफिसर को। देन शी सेड कि उन ऑफिसर का अपीयरेंस कैसा था। मैंने बताया भाई ऐसा सा अपीयरेंस था। तो फिर कहते कि अभी आपकी गाड़ी का ही एग्जामिनेशन चल रहा है, वो गए हुए हैं ऑलरेडी पोर्ट पे, आपकी गाड़ी एग्जामिन करके फिर वो आएंगे रिपोर्ट लेके, उसके बेसिस फिर हम बताएंगे। तो उन्होंने बोले कि लगभग 1-1.5 घंटे बाद आप फिर से आ जाना। अब वेट करते हैं भाई 1 घंटा यहीं पर, और कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनली भाई अपना काम हो चुका है। ये रहा डॉक्यूमेंट जो मुझे चाहिए था, नोटिस ऑफ अराइवल। इस पे जो स्टैम्प आपको दिख रही है, मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि उस पर सारी डिटेल्स हैं, बट जो डॉक्यूमेंट हम लोगों को चाहिए था वो मिल चुका है। और इतना टाइम लगा नहीं, बस वही 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा। बट एक बड़ा डिसअपॉइंट हूँ मैं इनके वर्क फ्लो से, क्योंकि भाई सबसे पहले जो लेडी ऑफिसर से मैंने कल बात की थी उन्होंने बहुत अच्छे से काम बताया, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे हो जाएगा। उसके बाद मेरे को एक जो मेल ऑफिसर मिला था ना, वो थोड़ा खड़ूस था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वो बंदा एग्जामिन करने गया हुआ है, उन्होंने बोला वेट करो, कुछ भी नहीं था भाई। और यही हम लोग यहाँ पर बैठ के गेस कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि वो अंदर ही हो, और एक्चुअल में वो अंदर ही था। अभी हम लोग 1.5 घंटे बाद गए अंदर, और 1.5 घंटे बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ऐसा था। फिर अब तीसरी ऑफिसर वहाँ पे थी, उसको सारा फिर से एक्सप्लेन किया। तो उसने बोला शायद से सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं, बट फिर भी मैं पूछ रही हूँ। उसने ट्रिप के बारे में पूछा, उसने पूछा कहाँ से आ रहे हो, इससे पहले लास्ट ट्रिप क्या थी, और इस ट्रिप पे क्या प्लान है। मैंने पूरा कनाडा यूएस समझाया। उसने बोला कि यू हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। मैंने कहा हाँ मैं फुल टाइम ट्रैवलर हूँ तो मैं करके चलता हूँ, ठीक है। सारा रूट वगैरह बताया। फिर वो अंदर गई उसी ऑफिसर्स को बुलाने जिसने कल मेरे से बोला था कि आप कल आना। उस बंदे ने आगे सीधे डॉक्यूमेंट उसको दिए, उसने आगे साइन किया, स्टैंप लगाया, उसमें बोला दिस द डॉक्यूमेंट यू नीडेड, अब ये ले जाके आप वहाँ दे दो, आपको गाड़ी मिल जाएगी। मतलब फालतू में वेट कराया गया। ये काम कल भी हो सकता था, मुझे लगता नहीं कोई एग्जामिनेशन हुआ है। तो को लगता है कुछ भी नहीं देखा भाई, गाड़ी उन्होंने देखी भी नहीं। उन्होंने बस ये मेरे से पूछा कि आपने गाड़ी में कुछ रखा है, आपका पास है, आप शूट वूट करने के लिए जो गैजेट्स यूज़ करते हो वो सब है गाड़ी में। मैंने कुछ भी नहीं है, गाड़ी पूरी खाली है। मतलब समझ नहीं आया भाई क्यों फालतू में उन्होंने इतना। हाँ वो पहले नहीं उतारते ही कर लिए होंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी आई है। अब चल के देखते हैं भाई इस डॉक्यूमेंट से। आई होप हो जाना चाहिए, इन्होंने बोला दिस द डॉक्यूमेंट यू नीडेड। अब बस वहाँ पर जाके वो कुछ ना कर दे, वैसे मुझे लगता नहीं कि अब वो कुछ बोलेंगे। फाइनली भाई गाड़ी मिल जाएगी अब, और हमारे पास टाइम भी 1.5 घंटा बचा, 3 बजे बंद होता है वो। I'm just on my way to your office right now. From Custom the office. From the custom office, so it will take me at least 20 minutes, 25 minutes. It's gonna be close. We can try, but I can't promise anything. Please. I mean, you guys close at 3, right? I have to leave at 10 to 3 today for an appointment. भाई हद कर दी है यार सही में। अभी हमने शिपिंग कंपनी कॉल किया, अभी 1.5 घंटा है ऑफिस बंद होने में, फिर भी पता नहीं क्या क्या कह रही। मेरी अपॉइंटमेंट है, मेरे को जाना है। बताओ यार हद है कसम से। अब 1 दिन और रुको यहाँ पे फालतू में। कह रही आप आ जाओ, वी कैन ट्राई, वरना फिर कल होगा। मतलब हद है भाई सीरियसली। 9 बजे से ये लोग 1 बजे तक काम कर रहे हैं, 4 घंटे, और वर्किंग डे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सैटरडे हो, फ्राइडे हो, वीकेंड हो। इरिटेशन हो रही है अब तो सही में। अपना मतलब वहाँ पे फालतू में 1.5 घंटा वेट कराया, वो ना करा तो यहाँ पर हो जाता। अब यहाँ पे इनके लिए फिर वेट करो। इनके लिए तो मजाक हो गया है कि हाँ भाई परेशान करते रहो बस। हद है यार सीरियसली। वैसे इनके जो पॉइंटर्स आए थे ना प्रोसेस के, उसमें लिखा हुआ था कि आपको 24 आवर्स पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बट कल हम उनसे मिल के आए थे तो मैंने उनको बताया था, और उन्होंने कल ही बोला था कि आप आज मत आना क्योंकि आप लेट हो जाओगे। इनका जो एक्चुअल ऑन पेपर टाइम है ना क्लोजिंग का, वो 4 बजे है, बट इसने बोला कि हम 3 बजे क्लोज होते हैं, और अभी बजे में 2:30 भी नहीं, सॉरी 1.5, ठीक है। 1.5 घंटे लगभग है, हमें 25 मिनट की ड्राइव है लगभग, तो हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिर भी मैडम कह रही है भाई मेरी मीटिंग है। यार मतलब हद है सीरियसली। पूरा ऑफिस में एक अकेली है, वो इतनी बड़ी कंपनी है सोचो, ठीक है। और उसके बावजूद भी अब 1 दिन और रुकना पड़ेगा। अगर इन्होंने आज गाड़ी नहीं दी, सब कुछ हो चुका, कुछ नहीं करना उनको। बस ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है, पेपर है जिस पे स्टैंप लगी हुई है कस्टम की, ये वो अपने पास रख लेंगे और गाड़ी मेरे हाथ में दे देंगे, दैट्स ऑल। इतने से काम के लिए मैडम के टाइम नहीं है। चल के देखते हैं भाई, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों से मुँह लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ सी बात में फंसा दी। वैसे कस्टम तो क्लियर हो चुकी है, कोई इशू नहीं होगा, बट फिर भी क्यों ही लगना है मुँह। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, अगर दे देती है अब उसके हाथ में। अगर देगी ठीक है, नहीं देगी भाई तो फिर वेट ही करना पड़ेगा आज भी। इन्हीं में से कहीं मेरी गाड़ी खड़ी हुई है भाई, और बट मुझे नहीं पता कहाँ है।
ये सारी तो मुझे नई गाड़ियाँ दिख रही हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा है जिसका टाइम है तो यार मुझे गाड़ी दे क्यों नहीं पा रही है। ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर भी नहीं है यार, यहीं खड़ी हो गाड़ी, एकदम से ऐसा हो जाए कि डॉक्यूमेंट देते ही बोल दे कि ले जाओ भाई, मज़ा आ जाएगा। ये सामने ऑफिस है भाई। डॉक्यूमेंट्स इनको दे दिए हैं, और वो लेडी जो थी जो हमारे सारा हैंडल कर रही है, उन्होंने बोला वेट करो थोड़ा। आधे पौने घंटे वेट करने के बाद वो आई और उन्होंने बोला कि मैंने बोल दिया है। उन्होंने मुझे ओरिजिनल रिसीट दे दी जो कस्टम ऑफिसर ने बोली थी। उन्होंने बोला कि जब तक आप कनाडा में हो तब तक आपको ये अपने पास रखना है। उसके अलावा उन्होंने बोल दिया है वहाँ पर, और वो लेके आ रहे हैं गाड़ी। वो कह रही थी अगर मेरे निकलने से पहले वो आ गए तो काम हो जाएगा, नहीं आए तो फिर कल ही हो पाएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा की कि मैं वेट कर रहा हूँ कल से, ठीक है, इनफैक्ट 2-3 दिन से, और जल्दी दे दो प्लीज़, मेरा शेड्यूल सारा का सारा ख़राब हो रहा है। और कुछ भी नहीं करना है, बस उनकी आज मीटिंग पड़ी हुई है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद मेरे को अपनी गाड़ी पूरी इंस्पेक्ट करनी है, कोई डैमेज तो नहीं है या कुछ लॉस तो नहीं है। वैसे कुछ गाड़ी पूरी खाली थी तो कुछ है नहीं उसके अंदर, बट उसके अलावा भी उन्होंने बोला कि आप एक बार गाड़ी पूरी चेक कर लो, फिर साइन करके आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हो। तो बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा गाड़ी कहाँ पर है, मतलब दूर है कहीं, तो उन्होंने बोला नहीं सामने ही पार्कड है। तो अब इन्हीं में से कहीं पर ही है गाड़ी, पीछे आगे कहीं भी हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको ऑफिसर को बोल दिया है, या फिर जो यहाँ के गार्ड होंगे जिनको लेके आनी है गाड़ी, तो उन्होंने बोला वो खुद ही गाड़ी लेके आ रहे हैं। यार दिख तो नहीं रही, बट मुझे कहीं मेरी गाड़ी है तो ऊँची, और ये सारी हैचबैग्स हैं, कहीं ऊँची सी कोई गाड़ी दिख तो नहीं रही है यार। पर देखता हूँ नज़र दौड़ा के, क्योंकि मुझे ना कमेंट्स भी आए थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वीडियो पे कि आपकी गाड़ी हमने देखी, पोर्ट पे पहुँच चुकी है। अब शायद फेक कमेंट्स भी हो सकते हैं या कुछ लोगों ने ऐसे ही बोला हो शायद, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिख रही भाई यहाँ से। लो जी लो, आ गई है अपनी गाड़ी। कितनी देर से आंखें तरस गई थी भाई इसे देखे देखे, उच के कभी उधर देख रहा हूँ कभी उधर देख रहा हूँ। लो भाई चलते हैं भाई बाहर, लेट्स गो। आप लोगों को भी दिखाते हैं। हियर इट इज, थार इन कनाडा भाई साहब, नीट एंड क्लीन। जैसी मैंने छोड़ी थी कनाडा यूके में, सेम वैसी आ गई है भाई यहाँ पे रिसीव्ड। सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, कस्टम क्लियर हो चुका है, और हम लोगों को रिसीविंग भी मिल चुकी है। A to Z सब कुछ कंप्लीट है। जो डॉक्यूमेंट लेके मुझे पूरे कनाडा में ट्रैवल करना है वो सब कुछ हो चुका है भाई। बाकी कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे उन लोगों के लिए आंसर है भाई ये। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं होगी भाई ट्रिप, नहीं पहुँच पाओगे, नहीं जाना, यूके में ख़त्म हो जाएगी ट्रिप, कनाडा पहुँचेगी ही नहीं, बहाने मत मारो, फलाना ढिमकाना। मैं कभी किसी को रिप्लाई नहीं करता था, और मैं सिर्फ यही बोलता था कोई नहीं, अपने आप को समझाता था ठीक है भाई ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना था, और इस पूरी ट्रिप में मैं क्या सोच के निकला था भाई कि मुझे कहाँ तक लेके जानी है गाड़ी और मुझे क्या करना है। आप लोगों तक जो डिलीवर किया था मैंने वो सारा का सारा मुझे पूरा करना था। तो उन लोगों के लिए आंसर है भाई, पीछे खड़ी है गाड़ी, मैं कनाडा में हूँ, गाड़ी कनाडा में, ठीक है। आप कमेंट करो भाई, जितने करने उतने करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, काफ़ी डिफिकल्टी हुई गाड़ी को यहाँ तक लेके आने में, बहुत सारे चैलेंजेस आए, चाहे वो चाइना हो, चाहे शिपिंग में हो, यहाँ पर आना कैसे कैसे किया वो भाई मुझे ही पता है। सारी चीज़ें आप लोगों तक डिलीवर करूँगा, क्योंकि यहाँ से जो ड्राइव है मॉन्कटन की वो लगभग 3 घंटे की, 3 घंटे हमें बात ही करनी है, और साथ ही साथ मुझे एक्सपीरियंस करनी है भाई कनाडा की सड़कें अपनी गाड़ी के ऊपर। बाकी अभी जो मुझे करना है वो है भाई इंस्पेक्शन, कि गाड़ी में कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी का पूरा इंश्योरेंस हुआ था जब गाड़ी निकली थी, और इंश्योरेंस का भी अमाउंट मैंने पे किया है अराउंड 35-40,000 के आसपास, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस था गाड़ी का, कि गाड़ी को कुछ भी होता है इस पूरी जर्नी में शिप पे तो मुझे क्लेम मिलेगा उसका, गाड़ी की वैल्यू का, ठीक है। उसके अलावा मुझे ऐसा तो कोई डैमेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी भाई अपनी पूरी सॉलिड है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से कुछ हो जाएगा। टायर अच्छा नहीं है तो थ्रेड्स हैं। बाकी जो रैप वगैरह है वो थोड़ा बहुत पहले से भी निकला हुआ, तो थोड़ा बहुत निकल भी होगा, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रैप भी मैं ठीक करवाऊँगा। उसके अलावा ये भी लगाएंगे चल के, अभी इसका गैराज है अपना तो वहीं पर ही, इसके साथ ये निकल गया था रशिया में तो ये भी लगवाएंगे। उसके अलावा ये फटा हुआ है, ये भी ठीक हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा सा मुझे करना है, इतना है नहीं दिक्कत इसमें, बट फिर भी इसको करवा के फिर ही निकलेंगे आगे। और ये पहले से हो रखा था, इसका भी कोई इशू नहीं है। और अच्छा, अंदर मेरे सनग्लासेस रह गए थे, मुझे बाद में याद आया था, एक बार वो देखता हूँ है कि नहीं है। इसमें थे, हैं भाई हैं, सनग्लासेस भी इसी के अंदर, चलो सही है। उसके अलावा तो गाड़ी पूरी की पूरी हमने खाली छोड़ी थी। बाकी ऐसा डॉक्यूमेंट मुझे भी एक मिला था, और इसके अंदर भी पड़ा हुआ है एक बैटरी डिस्कनेक्टेड, इसका एक ही फॉर्म रखा हुआ है कि इन्होंने बैटरी डिस्कनेक्ट करके ही शिप पे लोड की होगी। और बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नीट एंड क्लीन है। सही है भाई, कैसा लग रहा है थार देख के? थार बहुत देखी होंगी, यूके में नहीं देखी है, बट भाई यहाँ पर गाड़ी जब ये चल रही है ना तो सिमिलर है भाई जीप से। यहाँ पर आपको 5 मिनट में 10 गाड़ियाँ जाते हुए दिख जाएंगी।
अभी दिखी जाएगी कोई दूसरी गाड़ी आते हुए, है जीप बट लगभग सेम ही लगती है। बाकी वो बता रही थी ना कि कुछ लोगों ने जिन्होंने अनलोड की और वो इंडियन ही थे, तो देख के बड़ा अमेज हो रहे थे कि दिल्ली नंबर गाड़ी कैसे आ गई भाई कनाडा। वैसे दिल्ली नंबर अभी तक नहीं आई है, सिर्फ एक गाड़ी आई है इससे पहले, वो साउथ साइड कहीं की थी। बट आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया जो थार रॉक्स कनाडा लेके आया है भाई, और शायद से यंगेस्ट वन भी। देखेंगे, रिसर्च करेंगे और इसके ऊपर फिर मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। शायद नहीं, मैं 99% श्योर हूँ कि मैं यंगेस्ट वन हूँ। 27 ईयर्स ओल्ड अगर कोई बंदा सोलो ड्राइव करके कनाडा आया हो भाई, या किसी को पता हो कोई आया हो, तो प्लीज़ बताना, क्योंकि शायद से मैंने ही किया है ये। चलो भाई, बहुत खुशी हो रही है, मैं आप लोगों को सीरियसली बता नहीं सकता हूँ इस समय मैं कितना खुश हूँ। ऐसा नहीं है मुझे शक था कि गाड़ी पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे ये चीज़ श्योरिटी थी अंदर से कि पहुंच जाएगी गाड़ी, क्योंकि इतना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है समझने में या फिर इम्प्लीमेंटेशन में। आपको सिर्फ वहाँ पे गाड़ी देनी है साउथहैम्पटन पे, यहाँ पर गाड़ी पहुँच जाएगी। टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा पैसा लगता है, उसके अलावा अगर आप लाना चाहते हो, आप ट्रिप करना चाहते हो, कर सकते हो। बट उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई हिम्मत लगती है, क्योंकि अगर आप सोचोगे ना इंडिया में बैठ के आपको गाड़ी चला के लेके जानी है यूके तक, क्योंकि वहाँ तक लास्ट ट्रिप में जो 2023 में की थी उसमें लोग बोल रहे थे भाई ये तो बाय रोड हुई नहीं, आपने तो ईरान शिप की है, क्योंकि उस टाइम पे हम चाइना से नहीं आए थे, हम पाकिस्तान से नहीं आए थे, हमने गाड़ी शिप की थी ईरान और वहाँ से पूरा ड्राइव करके आए थे। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया गेट से या फिर दिल्ली से मैं यूके तक गाड़ी ड्राइव करके लेके गया था। उसके बाद अटलांटिक ओशन में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, अटलांटिक ओशन में आपको गाड़ी शिप करनी ही पड़ेगी, तो वहाँ से फिर मैंने गाड़ी शिप की थी कनाडा, और फाइनली भाई गाड़ी कनाडा आ चुकी है। अब यहाँ से सारा बाय रोड है न्यूयॉर्क तक, लगभग 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलने वाली है यहाँ से न्यूयॉर्क तक। पूरा कनाडा, पूरा यूएसए घूमेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे गाड़ी छोड़नी है या फिर गाड़ी लेके जानी है। तो हाँ भाई, ये भी मैं रिवील कर देता हूँ, शायद से मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मैं गाड़ी यूएस में छोड़ूंगा ये पूरी ट्रिप करने के बाद, क्योंकि हम लोगों को अभी बहुत घूमना है भाई अमेरिकन कॉन्टिनेंट में या फिर यूएसए में। ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए साउथ अमेरिका पूरा बचा हुआ है, तो शायद से मैं उसके लिए गाड़ी छोड़ूंगा। अभी कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बस एक छोटा सा हिंट देते हुए फ्लो में निकल गया, तो मैंने सोचा चलो बता ही देते हैं। बाकी अभी का जो हमारा मोटिव है या फिर मेन टास्क है वो है भाई इस गाड़ी को पूरा कनाडा दिखाना, और खुद भी देखना और आप लोगों को भी दिखाना, साथ साथ यूएसए में भी अच्छे से घूमना। लो भाई, फिर से देख लो, खड़ी है भाई अपनी थार। क्या बोलूँ भाई, इतनी खुशी हो रही है ना। और ये मैडम भी आ गई हैं। हाँ, बाय द वे, जिनको सारी चीज़ करनी थी वो जा चुकी थी। ठीक है, उन्होंने फिर बोला कि और लकी, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम हैंडल कर लेंगे, इंस्पेक्शन करनी है एक बार इसकी। हो गया? Okay, so you sign both sheets. ओके, This one here? is for you Okay. to take. And then that's your copy. I'll just give it to him. Here it is. And then that's mine. Okay, Thank you. perfect. And here's your keys. Okay, thank you so You're much. giving it to you, so Uh-huh. you get to keep that, and I'm keeping mine, saying that Okay. we give Okay. this car Uh-huh. from this boat Okay. to this person. Okay, 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 okay. Thank you so much. Thank Thank you. Bye bye. Let's go भाई, चाबी भी आ गई है अपने हाथ में, निकलते हैं भाई यहाँ से। चलें जी। चलो भाई, गाड़ी निकालते हैं यहाँ से, थोड़ी फोटोज वगैरह लेते हैं एक सही सी लोकेशन पे गाड़ी लगा के। हाँ हाँ, उधर लगा रहा हूँ। लेट्स गो, गाड़ी स्टार्ट। और यहाँ देखते हैं भाई कोई इंजन लाइट वगैरह ना आई हो बस। ओके ओके ओके, नथिंग भाई, नथिंग, एवरीथिंग इज क्लियर। लो भाई, बेड लगाइए, इसमें फ्यूल नहीं है, फ्यूल डलवाना है हमें। और ये क्या आ रहा है? अच्छा, फ्यूल का ही आ रहा है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो जी, इंस्टाग्राम पे भी मैंने रील डाल दिया भाई, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लो, क्योंकि इस टाइम पे जो वीडियोस है ना वो एकदम डेट टू डेट आ रही हैं। कल की शूटी वीडियो नेक्स्ट डे पड़ रही है, ऑल्टरनेट वीडियोस आएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ तो बीच में कभी इशूज आ सकता है, बट अब वो पुराने वाला गैप नहीं आएगा। तो जस्ट अभी रील भी शूट की है। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके अलावा भाई स्क्रीन पर भी पॉप हो रहा होगा, दोनों में एडिजी ने चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भाई थोड़ा फॉलोअर्स वगैरह बढ़वाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। चलो भाई, निकलते हैं। इंडिया से निकल के चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, यहाँ से सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, अपना एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क से जर्मनी, देन फ्रांस, उसके बीच में बेल्जियम भी गए थे, नेदरलैंड्स भी गए थे, वहाँ से फिर यूके गए, यूके से फिर शिप करके गाड़ी पहुँचाई भाई कनाडा। पहुँचाई क्या, हम भी पहुँचे कनाडा। सामने भाई कैनेडियन फ्लैग,
फाइनली हाथ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं भाई, चलते हैं। बहुत देर हो गई, ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ से गाड़ी निकाल के अभी गाड़ी मेरे को अच्छे से तैयार करनी है सेकंड फेज़ के लिए। ऑफिशियली आज स्टार्ट हो गया सेकंड फेज़, बट स्टिल अभी गाड़ी को और अच्छे से तैयार करना है भाई सेकंड फेज़ के लिए, क्योंकि कुछ अलग होने वाला है गाड़ी में। इतने दिन मैंने फालतू में टाइम वेस्ट नहीं किया है, बहुत कुछ सोचा है कि मुझे गाड़ी में क्या क्या कराना है भाई। गाड़ी अंदर से भी चेंज होने वाली है, बाहर से कोशिश करेंगे थोड़ा और चेंज करने की, ताकि भाई इसको थोड़ा सा और बीस्ट लुक बनाएं हम लोग अपना कनाडा और अमेरिका की जर्नी के लिए। बाकी गाड़ी पे एक स्टिकर भी लगा हुआ है भाई, टाइटेनिया, जो हमारी शिप का नाम था, वेसल का नाम था। उसके अलावा लेंथ, वेट, हाइट, वेट 1888 kgs है। मैंने वैसे 23,000 लिख के भेजा था इनको, क्योंकि स्पेसिसरीज वगैरह भी काफ़ी सारी लगी हुई हैं। उसी बेसिस पे फिर इन्होंने सारा का सारा मेरा शिपिंग की कॉस्ट निकाली थी। उसके अलावा एक QR सा दे रखा है। उसके अलावा मेरी गाड़ी का जो नाम है, मॉडल है 2025, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी यार एक चीज़ और, अगर किसी ने स्किप की हो लास्ट मतलब 3-4 वीडियो के पहले मैंने शिपिंग की डिटेल दी थी, तो भाई मैंने शिपिंग जो कराई है वो IVSS करके कंपनी है, UK बेस्ड। और ये जो शिपिंग करवाते हैं वो कनाडा USA में ज़्यादातर करवाते हैं, और इनकी शिपिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़ी कंपनी है। और मेजॉरिटी टाइम्स पे ये UK से ही अपना सारा हैंडल करते हैं, और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी किसी को देते हैं। तो अभी यहाँ पर जो थर्ड पार्टी हैंडल कर रही थी मेरी शिपिंग, वो थी ऑटोपोर्ट, जो पीछे ऑफिस था, आपने देख लिया होगा, ठीक है। और IVSS को मैंने गाड़ी दी थी, और IVSS से ही मैंने शिपिंग बुक की थी। कॉस्टिंग की बात करूँ तो लगभग मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट जो पड़ा है भाई, एग्जैक्ट अमाउंट 1707 पाउंड्स, ठीक है। तो 1707 पाउंड्स अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 2,14-15 हज़ार रुपये आएगा। और मेरा कोई फालतू खर्चा नहीं लगा, बहुत सस्ते में हुए थे भाई शिपिंग। क्योंकि जिन लोगों से मैंने पता किया ना, सब लोग मेरे को यही बोल रहे थे भाई कि एक्सपेंसिव है शिपिंग, बट सबका कुछ ना कुछ इशू आया था। भरवाते हैं भाई, कनाडा का पानी भी पिलाते हैं इसको। अब अभी तक कनाडा का पानी नहीं पिया इसने। चलें भाई, अभी फ़िलहाल इसको जाना है वॉशरूम, तो सामने ही आसपास कहीं होगा टिम हॉर्टन्स या फिर मैकडी, वहाँ जाते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे मॉन्कटन के लिए। हाँ, बाकी मैं प्राइस की बात कर रहा था तो काफ़ी सस्ते में हो गया भाई, नो डाउट। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अब यहाँ पर मुझे ट्रैफिक रूल्स का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि पिछली 2-3 वीडियो से मैं आप लोगों को ये बताया जा रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, और अच्छे से फॉलो करने भी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि किसी एक दो ने जंप करी ट्रैफिक लाइट तो आप भी कर दो, या फिर एकदम ही रैश ड्राइविंग या बहुत तेज़, और ख़ासकर स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा कंट्रोल की जाती है यहाँ पर। मतलब लोग फॉलो भी करते हैं और उनको लेके रूल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्टेड जोन्स वगैरह हैं वो सभी मुझे देख के चलना पड़ेगा। तो बेसिकली कुल मिला के ये है भाई कि यहाँ पर अगर कनाडा में ड्राइव करना है या USA में ड्राइव करना है, तो आपकी नज़र और आपका दिमाग 100% रोड पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ सोच रहे हो, फ़ोन पे लगे पड़े हो। तो यहाँ भाई मैं इस चीज़ का खासकर ख्याल रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी मिस हैपनिंग और मेरी ट्रिप ख़राब हो। अच्छे से करेंगे जो करना है। अरे यार, एक तो इसकी गाड़ी चला के मेरी आदत हो गई है लेफ़्ट वाले से वो लगाना, अपना इंडिकेटर वगैरह देना। ठीक है, हो जाएगी आदत, अपनी गाड़ी है भाई, आदत क्या होनी है। बस वेट करके आराम से देख के, स्टॉप साइंस देख के, और फिर ड्राइव करनी है। लेट्स गो। ये रहा भाई टिम हॉर्टन्स, एक कॉफ़ी पीते हैं बढ़िया सी, और उसके बाद ये जनाब फ्रेश भी हो लेंगे और अपन निकल जाएंगे। यहीं लगा देता हूँ को। टिमी, वेलकम टू टिमी। Medium, please. With a espresso shot. Okay. And can you also get one medium double sleepy? Sure can. And yeah. जब से टिम हॉर्टन्स में आया हूँ अभी तक मैंने आप लोगों को कहीं पे भी प्राइस वगैरह नहीं बताए। तो भाई यहाँ पर प्राइजेस अभी मेंशन हुए थे, मैं बताना भूल गया, बट टोटल बिल बता दूँ तो हमने लिया है 2 हब्स एंड गार्ली सोरी पेस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली है, इसने अपनी हॉट कॉफ़ी ली है, और टोटल आया बिल $13 कैनेडियन का इंडियन रुपीज़ में। या थैंक्स। ये रही भाई 2 पेस्ट्रीज अपनी, और हाँ टोटल मैं आपको बता रहा था $13 और कुछ सेंट्स आया बिल इंडियन रुपीज़ में। वही मान लो अपना हो गया 800-850 रुपये के आसपास। चलो भाई इसको लेके चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। लेट्स गो। चलो जी निकलते हैं यहाँ से मॉन्कटन के लिए। उससे पहले फ्यूल अप कराते हैं कहीं रुक के, डीजल डलवाते हैं। डीजल के प्राइस बताता हूँ, कैनेडियन पेट्रोल पंप का एक्सपीरियंस बताता हूँ, और एक चीज़ और आप लोगों को बताऊँ, अगर भाई कनाडा में डीजल प्राइजेस ज़्यादा हैं पेट्रोल से। पहली बार किसी कंट्री में मैं ड्राइव करूँगा या फ्यूल अप कराऊँगा जहाँ पर डीजल महंगा है भाई पेट्रोल से। और ऐसा नहीं कि 2-4 रुपये महंगा हो, 40-50 रुपये एक्सपेंसिव है। चलते हैं, पहले कारप्ले कनेक्ट करूँगा यार।
ये रहा भाई अपना फ्यूल स्टेशन। एक बार यहाँ पर देखते हैं डीजल प्राइसेस क्या है। बाकी आप लोगों को बताऊँ ना तो यहाँ पर डीजल का जो सीन है ना वो किसी किसी ही पंप पे मिलता है, सारे पंप पे डीजल अवेलेबल नहीं रहता है। मतलब सारे पंप एज इनकी फ्यूल स्टेशन पे रहेगा, बट जो ये नोजल होते हैं ना कोई कोई नोजल होता है। अब जो सबसे राइट वाले होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस है कि मिल जाएगा। आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे प्राइस क्या है। हाँ लिखा हुआ है ना डीजल, डीजल एफिशिएंट। ये डीजल एफिशिएंट, बट इस पे लिखा क्यों नहीं हुआ कुछ भी? ये येलो है ना। अच्छा ओके, डीजल क्या है डीजल प्राइस? 206.6, मतलब लगभग ये हो गया आपका 140 रुपये लीटर ना, 70 के हिसाब से देखा जाए तो। देखा अच्छा रॉक्स क्या कर रही है यहाँ पे। अच्छा अंदर अभी जस्ट आया, मैं खुद भाई हिमाचल से हूँ। अच्छा 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 हाँ जी, हाँ जी। नहीं ये भाई ट्रिप कर रहे हैं हाँ जी, वो पढ़ा मैंने। हाँ। चलो भाई कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। प्लीज रिटर्न नोजल टू ओरिजिनल पोजीशन। भाई एक बार देख ले डीजल ही है ना, कुछ और ना डाल दियो तू। फ्री पे है? फ्री पे। अच्छा ठीक है चलो, पहले पे करना है या नंबर 6 डीजल डीजल या फोर तो ठीक है, वो 6 फ्री पे है। अच्छा डीजल फ्री पे पे। नहीं सिर्फ 6, 8 और 1 फ्री पे है। 4 पे तो फंस सकते वैसे डीजल सारे नोजल्स पे है। हैं। डीजल तो 7 पे है। अच्छा अच्छा कोई नहीं, मैं फिल करता हूँ। आप ठीक है ओके। आप दिल्ली से आए हो? हाँ दिल्ली से कितने दिन हो गए? यार हो गया वैसे तो 7-8 महीने हो गए। आप प्री पे करा लो पढ़ने भाई। हाँ प्री पे ही कर लेते हैं सही है, वो मैं फिर। डीजल करना है। हाँ डीजल कितने करना है? फुल करना है बोल कितने का कितना मिलेगा? यार, यही तो अगर एक्स्ट्रा समस्या लगा दे तो बाकी है। या कोई काम दूसरे के। मैं उस पर लगा लेता हूँ फिर पे कर दूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो भाई ये कह रहे हैं कि 1-2 नोजल है जिस पे वो बोल रहे हैं कि प्रीपे है, बाकी किसी पे जाओगे तो उस पर प्रीपे नहीं है। तो ठीक है फिर किसी और पे लगा लेते हैं। तो इस पे इन्होंने बोला है कि आप पहले फिलअप कर लो उसके बाद आप पे कर सकते हो। प्लीज़ पे इनसाइड। ठीक है ओके 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 ओके। कह रहे हैं भाई रुक जाओ अंदर से, ये सही है अंदर से ही माइक में बोल रहे हैं। ओके अंदर से बोल रहे हैं, यहाँ स्पीकर लगा रखे हैं। 1 मोमेंट प्लीज। ये क्या हुआ भाई? प्लीज सेलेक्ट ग्रेड। चलो भाई डीजल सेलेक्ट किया एंड हियर वी गो। स्टार्ट की नहीं है अभी तक, हो गई भाई स्टार्ट। चलो ठीक है ब्रो, थैंक यू भाई, ओके बाय बाय। ऑटो कट हुआ है भाई 50 लीटर्स पे, बट इसमें फ्यूल है नहीं। तो एक बार वैसे करके पूरा मैं टिप तक, अरे ऑटो कट पे रोक ही दिया क्या इन्होंने? नहीं हो रहा है, रहने ही दूँ क्या? हाँ ठीक है चलो, 52। हाँ 5-7 लीटर तो होगा। चलो भाई इतना बहुत है, चलते हैं अंदर पे करके आते हैं। 107.92 कैनेडियन डॉलर्स। अभी देखा यार मैंने, इसके नीचे ये कुछ गिर सा रहा है, पानी है या फिर कूलेंट है। एक बार चेक करता हूँ। नहीं यार कूलेंट तो अच्छा खासा है इसके अंदर, इतना ही भरा था मैंने, याद है मुझे यूके में। और क्या हो सकता है यार, ये पूरा सूखा पड़ा है यहाँ पे, ये देखो कुछ भी नहीं है इधर। कुछ और ही होगा, मुझे लग रहा पानी वानी होगा। लो भाई रेंज बढ़ के हो गई है 743 किलोमीटर्स। शेड्यूल्ड सर्विस ड्यू। इसको मैं सोच रहा हूँ एक बार महिंद्रा वालों को लेके, मेरे पास ओबीडी स्कैनर तो पड़ा ही है, इसका जो आ रहा है ना एरर, ये हटवाऊंगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, क्योंकि ओबीडी स्कैनर तो भाई सब कुछ पॉसिबल है। 743 की रेंज हो गई है। एवरेज देखते हैं भाई अब क्या निकलता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड लिमिट में चलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या वैसे पूरी ट्रिप पे मैं स्पीड लिमिट में ही चल रहा हूँ भाई, ठीक है, बट देखते हैं क्या एवरेज देती है गाड़ी। बाकी गाड़ी का टैंक जो फुल हुआ 104 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया 7,000 रुपये। तो यार बुरा नहीं है, 7,000 रुपये में टैंक फुल हो रहा है भाई, ठीक है। कनाडा में मतलब सस्ता है डीजल, सस्ता मतलब इंडिया के कंपैरेटिवली देखा जाए तो ऑब्वियसली महंगा है, बट जितनी कंट्रीज़ में भी मैंने फ्यूल डलवाया, चाहे वो यूके हो या फिर अपना जर्मनी, नेदरलैंड्स, फ्रांस, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव डीजल था भाई। यूके में तो अतः ही लेवल एक्सपेंसिव था, स्कॉटलैंड में बहुत महंगा था, बट ठीक है। बाकी यहाँ से जो मोंगटन की जर्नी है भाई, वो अपना है लगभग 265 किलोमीटर्स की, और 2 घंटे 36 मिनट दिखा रहा है। 6:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे। ऐसा हमें कोई ब्रेक लेना नहीं है, पहुँचते हैं भाई फटाफट।
कनाडा की ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी भाई। वैसे आप अगर देखोगे ना, कनाडा बाय लैंड बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत कम है, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हैं। कैनेडिया जो नेटिव हैं यहाँ के वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं वो भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था कनाडा के ऊपर, ठीक है। उसके बावजूद अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ दी जो लैंड है वो खाली है। बहुत कम सिटीज़ हैं, जैसे कि आप अगर अक्रॉस बॉर्डर देखोगे तो ये जितने भी प्रोविंस हैं लाइन से 10 प्रोविंस है टोटल और 3 टेरिटरीज हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। बट जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे अक्रॉस बॉर्डर रह रहे हैं। नॉर्दर्न साइड अगर आप कनाडा के जाओगे तो बहुत कम पॉपुलेशन मिलेगी। अलास्का हो गया, और जो इन्हीं सारे प्रोविंसेस में जो ऊपर टेरिटरीज हैं और इन्हीं प्रोविंस में जो ऊपर छोटी मोटी सिटीज़ पड़ती हैं, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना वो सारी की सारी अक्रॉस बॉर्डर रहती है। और बाकी अभी मैं इस चीज़ की बात क्यों कर रहा हूँ कि इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े हाईवे होने के बावजूद, 800-900 किलोमीटर का स्ट्रेच जहाँ पर आपको कोई सिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको ऐसे सामने जो व्यू दिख रहा है इसी तरीके से आपको ट्रैवल करना है। उसके बावजूद भी ना यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जो फ्यूल स्टेशंस हैं या फिर मिडवेज हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और बहुत ईजिली मिल जाएंगे। मतलब अगर आप अभी देखोगे ना, बात करते करते पीछे टिम हॉर्टन्स, और टिम हॉर्टन तो भाई यहाँ पर ऐसा है कि हर जगह जैसे इंडिया में चाय की टपरी और वो सब मिल जाता है ना, यहाँ पर टिम हॉर्टन्स मिल जाएगा। और टिम हॉर्टन्स के साथ मतलब आपको 1-2 और मिडवे पे मिल जाएंगे चीज़ें खाने पीने की। ये देखो राइट में फिर बोर्ड आ गया फ्यूल स्टेशन का और चाय कॉफ़ी का, ठीक है। टिम हॉर्टन्स ही होगा, 100% टिम हॉर्टन्स होगा, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर नेटवर्क है टिम हॉर्टन्स का, भर भर के टिम हॉर्टन्स है भाई। तो ये चीज़ के लिए चलो मैं संतुष्ट हूँ कि मैं कहीं फंसूंगा नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर इजीली फ्यूल मिल जाए तो आपको कैरी करने की ज़रूरत है नहीं जेरी कैन। बट फिर भी मैं जेरी कैन कैरी करने वाला हूँ। मैं कनाडा में ही जेरी कैन लूँगा, एक और ऊपर फिट करवाऊँगा। बाकी और भी 2-4 चीज़ें जो मैंने सोच रखी हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ये वेयर हाउसेस बने हुए हैं। ऑब्वियसली मतलब ये काम के नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पर रुक के मुझे कुछ शूट करना है। बट एक होता है ना कि अगर आपको कुछ भी चलते फिरते दिखता रहता तो आप बोरियत नहीं होती है, क्योंकि खाली सड़कों पर अगर कंटिन्यूसली चलाते रहोगे तो बहुत ही गंदा बोर हो जाता है भाई इंसान। तो इस चीज़ के लिए मैं पहले डरा हुआ था कनाडा में ड्राइव करने के लिए कि यार 800-900 किलोमीटर कैसे ड्राइव करूँगा, कहीं फंस ना जाऊँ, कहीं फ्यूल ना मिले, कुछ। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। मिडवेज, फ्यूल स्टेशंस और स्टॉप ओवर्स बीच बीच में अच्छा खासा नेटवर्क है भाई सारे हाईवेज़ पे। और खासकर जिन हाईवेज़ या एक्सप्रेसवेज पे मुझे ट्रैवल करना है उनमें तो और ज़्यादा। ये क्या हो रखा है भाई सामने, देखना ज़रा। अच्छा नॉर्मल कुछ है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ चल रहा है भाई। हाँ एक छोटा सा गट मिस हुआ और उसके चक्कर में इतना लंबा आना पड़ गया भाई। वहाँ पे हल्का सा राइड दिखा रखा था, मैं सीधा चलता गया और उसके चक्कर में फिर लगभग 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना पड़ा। अब यहाँ से यू टर्न लेके 16 किलोमीटर वापस जाऊँगा। अब मतलब चाहता था मैं वहाँ पे भी कट ले सकता था, मैंने देख लिया था, बट फिर वो चीज़ करनी नहीं यार। अपना बढ़िया आराम से चलाओ, भले ही 15-20 मिनट लेट पहुँचेंगे बट आराम से सेफली पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से यू टर्न लेके वापस से उसी फ्लाईओवर पर जाना है, बट डिस्टेंस लंबा पड़ गया यार। एक तो कट नहीं मिलते हैं ना 10-12 किलोमीटर। अब ये देखो जैसे स्टॉप साइन था पीछे, तो पहले मुझे रुक के लेफ्ट और राइट देखना ही देखना है, चाहे कोई गाड़ी आ रही हो चाहे ना आ रही हो, ये मैंडेटरी है, ठीक है। आपको पहले रुक के देखना है कि है कि नहीं है गाड़ी, और उसके बाद निकलना है। चाहे रात के 3 बज रहे हो भाई, सुबह के 3, और आपको पता है कि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ नहीं देखना मुझे, क्योंकि सामने से दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं मेरा राइट ऑफ वे है, तो मैं यहाँ से सीधा निकल सकता हूँ। जो सामने से आ रहा होगा उसको देखना पड़ेगा। तो ऐसे से कुछ काम करता है भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बोर्ड लगे हुए हैं, टोल कमर्शियल व्हीकल और टोल कमर्शियल व्हीकल पर एक्सेल। यहाँ पे प्राइस लिखा होना चाहिए था बट लिखा नहीं हुआ। बाकी पीछे इसी के जस्ट एक और बोर्ड था, उस पर लिखा हुआ था भाई $4 लिखा हुआ था कमर्शियल व्हीकल का। आई थिंक $2 है या फिर $4 है, शायद $4 ही है मेरे ख्याल में। हाँ अभी क्योंकि इस वाले टोल से ऑलरेडी 2 बार हम जा चुके हैं। एक बार जब मेरे को निशांत लेने आया था हैलिफैक्स पोर्ट पे, वहाँ से भी, और एक बार जब हम लोग वापस जा रहे थे मतलब अभी गाड़ी लेने, तब भी 2 किलोमीटर बाद है। और वहाँ पर टोल पे करते हैं भाई। वैसे तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, बट थार का पहला टोल कनाडा में, लेट्स सी हाउ इट गोज। ये देखो भाई यहाँ पर लिखा है ना टोल कार्स $4, तो कैनेडियन $4 हम लोगों को पे करना है यहाँ पर, और कार्ड से पेमेंट हो जाती है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बाकी इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्जन किया जाए इसका, तो आपका हो गया 70 into 4 7 4 28 280 रुपये टू बी एग्जैक्ट। 280 भी नहीं, 270 रुपये के आसपास का टोल है।
जो कि आपका हैलिफैक्स से मॉन्कटन के बीच में पड़ता है। बड़ा ही छोटा सा टोल है, देख सकते हो भाई, 3 है सिर्फ टोल एक साइड पे और उस तरफ भी 3 ही है। और अपन को उतरना पड़ेगा यार, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कंट्रीज है ना, इनमें थोड़ा सा हो जाता है इशू। अब देखो, अब पता नहीं राइट हैंड साइड नहीं होगा मेरे हिसाब से, मेरे को उतर के ही करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बेल्ट खोलते हैं और चलते हैं भाई, अपना पे करते हैं पेट्रोल। लेट्स गो। You don't see that every day. Yeah. I see it maybe like Sorry? I maybe see a vehicle with the driver's side on the right Uh, side, maybe like That's why I came. once a week. Thank you. Okay, bye bye. चलो भाई, बंदे बड़े फ्रेंडली हैं यार। अभी देखते हैं यार, क्योंकि अभी तक जो एक्सपीरियंस मेरे को मिला है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी गाड़ी में मिला है। अभी तक इंडियन व्हीकल या फिर प्रॉपर लेजिट ट्रैवलर के तौर पे मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है कि क्या हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिलता है। बाकी बड़ा स्वीट बंदा था, कह रहा कि पहले मैंने देखा कि आप उधर बैठे हुए हो, फिर मुझे लगा मैं उतर के आता हूँ, और मैंने कहा नहीं मैं ही आ गया। फिर कह रहा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि उधर साइड की ड्राइविंग, मतलब है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता है, क्योंकि यूके से बहुत गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर। यूके में अपने इंडिया जैसा ही है, राइट हैंड साइड पे स्टेयरिंग है, ठीक है। बट यूके से आते हो तो ये लोग यूज टू तो हैं, बट ऐसे रैप्ड अप गाड़ी पूरा इंडियन ब्रांड, ये अभी तक यहाँ पर नहीं देखा इन लोगों ने। वैसे तो कनाडा में आप लोगों को इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। इंडियंस वैसे हर जगह ही हैं यार, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ। बट कनाडा की एक खास बात है कि आप लोगों को यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा इंडियंस देखने को मिलेंगे, और खासकर पंजाबी यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और गुजराती भी हर जगह मिलते हैं, बट पंजाबी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है कनाडा में, चाहे वो यहाँ के सिटीजन हो गए हों या फिर PR पे हों या फिर काम करने आए हो या पढ़ने आए हों। अगर मैं बात करूँ अपना टोरंटो की, उसके या साथ साथ मैं बात करूँ ब्रैम्पटन की, ब्रैम्पटन भाई साहब सबसे ज़्यादा इंडियंस जो है पूरे कनाडा में वो ब्रैम्पटन में मिलेंगे आपको, मॉन्ट्रियल में भी मिलेंगे। बाकी जितने भी अटलांटिक कंट्रीज है ना, जैसे कि आपका न्यू ब्रंसविक हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, उसके अलावा न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर हो गया, और PI करके जो आइलैंड है वो हो गया। तो इन कंट्रीज में आप लोगों को इंडियंस इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट फिर भी हैं। बट जो इंडियन रिएक्शन मेरे को मिलने वाला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टोरंटो या फिर लंदन तक मिलने वाला है, ओंटारियो में ही मिलेगा। उसके बाद फिर इतने ज़्यादा इंडियंस नहीं देखने को मिलेंगे। वैंकूवर में भी मिल सकते हैं, बट जैसे ही मैं USA एंटर करूंगा कनाडा एग्जिट करके, उसके बाद मुझे इंडियन कम्युनिटी मिलना थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि USA में इतने इंडियंस नहीं हैं एज कम्पेयर टू कनाडा अगर मैं बात करूँ। इनफैक्ट USA में मेरे को बहुत लंबी ड्राइव करनी है, बट बहुत रेयरली कोई इंडियन मिलेगा, और वहाँ के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता भाई आप वर्ल्ड ट्रिप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज टू हैं इस चीज़ से। जैसे कि इंडिया में हम लोग थोड़ा थोड़ा अमेज हो जाते हैं कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग, इंटरनेशनल ऐसे कोई ट्रिप कर रहा है। UK में भी है, यूरोप में भी है, लोग करते हैं, लोगों को नॉलेज है इस बारे में, लोगों के नोन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कर रखा है, ठीक है। बट USA में बहुत कॉमन है, तो USA में इतना कोई वाव फैक्टर नहीं है। हाँ, अगर इंडियंस मिलते हैं नो डाउट, हर फ्यूल स्टेशन या फिर हर मिडवे में मुझे इंडियंस मिलेंगे। इवन कनाडा में भी मिलेंगे, आपने देख लिया, पहला एक्सपीरियंस था मेरा, एक बार यहाँ पर भी इंडियन बंदा मिल गया। इवन जो काउंटर पे था वो भी पंजाबी थे, सरदार जी थे अपने, ठीक है। तो हर जगह इंडियंस मिलेंगे नो डाउट, हर जगह मिलने। बट उसके अलावा मैं बात करूँ USA की, तो USA में थोड़ा सा कम मिलेगा। तो बाकी जो रिएक्शन होगा ना भाई, वो इस बार मैंने सोचा है कि कनाडा और USA में रिएक्शन सारे के सारे कैप्चर करूँगा, आप लोगों को लाइव रिएक्शन दिखाऊंगा। बाकी चलो जी, अभी भी यहाँ से 129 किलोमीटर्स की ड्राइव बची है, 1 घंटा लगभग फटाफट से पहुँचते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के चले गए थे पोर्ट पे, और मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है। फेसबुक पे भी मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिए हैं, तो फेसबुक पे भी अपनी वीडियो आती रहेगी। उसके अलावा इंस्टाग्राम और यूट्यूब सारा का सारा अप टू डेट रख के फिर उसके बाद कल निकलेंगे भाई कनाडा की आगे की जर्नी के लिए। भाई अभी मेरे को याद आया, मैंने इंश्योरेंस भी नहीं लिया यार। इंश्योरेंस का मैंने सोचा था एक बार मेरे हाथ में जब गाड़ी आ जाएगी, उसके जैसे मतलब पता चलेगा कि गाड़ी मिलने वाली है, उसके एक रात पहले मैं इंश्योरेंस कर लूँगा, बट ध्यान में ही नहीं आया एक भी बार। और मैं पहुंचने वाला हूँ, लगभग यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव रह गई है, बट मुझे सिटी में एंटर करना है। न्यू ब्रंसविक पहुंच चुका हूँ, मैं एंटर कर चुका हूँ प्रोविंस, बट मॉन्कटन सिटी में एंटर करना है। और सिटी में मैं नहीं चाहता भाई कि पुलिस वाले मेरे को रोकें और फर्स्ट डे BTO। इससे अच्छा है कि मैं अभी साइड में कहीं गाड़ी लगाता हूँ, एक बार कहीं जगह मिलती है तो। हाँ, और उसके बाद अपना इंश्योरेंस लेता हूँ सबसे पहले, और आप लोगों को बताता हूँ क्या पड़ा इंश्योरेंस। मैंने वैसे बताया था, बट फिर से एक बार दिखा दूँगा कौन सी वेबसाइट से ले सकते हो, कितने का पड़ता है, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड रहता है। इंश्योरेंस लेके उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। ये शायद से स्टॉप ओवर है ट्रक्स के लिए, तो मैंने राइट ले लिया है। यहाँ पर हम लोग शायद से गाड़ी लगा सकते हैं। हाँ भाई लगा सकते हैं, यहाँ पर मैं लगाता हूँ गाड़ी और फिर इंश्योरेंस ले लेते हैं, क्योंकि मेन रोड पे नहीं रोकनी थी मुझे। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रक भी खड़ा हुआ है, आप अभी लगाते हैं यहीं साइड में कहीं पे, इसके पीछे ही लगा लेता हूँ। सही है, सेफ एंड साउंड।
इंश्योरेंस खरीदते हैं भाई। तो अगर आप लोगों को इंश्योरेंस लेना है यूएस कनाडा का, तो एक वेबसाइट है सेगवा ग्रिंगो, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है वेबसाइट, ठीक है। और इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर जाके आप ले सकते हो। वेबसाइट का यूआई कुछ ऐसा सा है, अगर आप फ़ोन में खोलोगे तो इसमें अगर मैं जाऊँ फॉरनर्स विद नॉन यूएसए और कनाडा प्लेट्स, फॉर मैक्सिकन्स एंड फॉरनर्स ये नहीं करना, फॉर फॉरेन परमानेंट रेजिडेंट्स ये भी नहीं करना, ठीक है, कमर्शियल ये भी नहीं। तो हमारा वाला ऑप्शन है फॉर फॉरनर्स विद नॉन यूएसए एंड कनाडा, इसमें आएगा भाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन कार ट्रक्स विद फॉरेन प्लेट्स, ठीक है। इसमें गए और मैक्सिकन कह लो या फिर साउथ अमेरिका की वेबसाइट है, तो इस वजह से इसमें जो है ना, ये देखो लैंग्वेज भी अलग है, इसमें मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद ऐसा आता है। सो डू यू लिव ऑन मैक्सिको यूएस बॉर्डर, नो। डू यू वांट कवरेज ऑफ कनाडा, येस, ठीक है। उसके बाद अपनी एंट्री बॉर्डर टू यूएस से हमारा रहने वाला है ईस्टर्न टाइम, यहाँ पे ईस्टर्न टाइम डाल देता हूँ क्योंकि इसी हिसाब से मैं अभी एंटर करने वाला हूँ यूएसए में। अब मैं वैंकूवर नहीं, उससे पहले भी मुझे करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। और इसके बाद आ गया अपना कवरेज टाइम, अच्छा टाइम, ठीक है। कवरेज मुझे चाहिए भाई 2 मंथ्स की 60 डेज कवरेज। स्टार्ट डेट मुझे चाहिए 21 आज हो गई है, अब ख़त्म ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कल से ले लूँ, 22 से ले लेते हैं, ठीक है। और कवरेज स्टार्ट टाइम अपना मॉर्निंग 10 AM ठीक रहेगा, ठीक है। एंड एडिशनल ड्राइवर नो। डेस्टिनेशन हम लोगों की रहने वाली है भाई न्यूयॉर्क, ठीक है। इसमें डालते हैं भाई न्यूयॉर्क, ये रहा भाई न्यूयॉर्क सिटी डाल देते हैं, ठीक है। और इसको अगर कोट करते हैं हम लोग तो देखते हैं भाई प्राइस कितना आता है। तो ये आ रहा है भाई $344 और इसके अलावा $4 ये लोग मांग रहे हैं रोड साइड असिस्टेंस के। तो $4 इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है, तो मैंने कहा ये भी ले लेता हूँ। $348 का पड़ जाएगा मेरे को। और अगर इसको मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग 30,000 रुपये, नहीं 31,000 रुपये, अगर मैं 90 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इसको, तो 31,000 रुपये का मेरे को इंश्योरेंस पड़ रहा है कनाडा और यूएस से दोनों का, ठीक है। अगर आप लोगों को महंगा लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 मंथ का इंश्योरेंस 31,000 रुपये कर रहा हूँ, ज़्यादा ही है नो डाउट, क्योंकि मेरा इंडिया में इस गाड़ी का इंश्योरेंस अभी पूरे साल का हो जाता है भाई, अब 20,000 तक में, क्योंकि नई गाड़ी है। पुरानी भी होती है तो मैक्सिमम 25-30 हज़ार में इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, बट अगर जुगाड़ वगैरह हो तो अच्छा मिल जाता है। बट 2 महीने का इस वजह से इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है क्योंकि कनाडा और यूएसए का एक्चुअल में इंश्योरेंस थोड़ा एक्सपेंसिव है। रही बात कंपनी की सेगवा ग्रिंगो, ठीक है, तो इसका पहले तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके भी एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको सेगवा ग्रिंगो वेबसाइट भी का नाम भी फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। इस वेबसाइट को लेके मेरे को थोड़ा सा माइंड में था कि लेजिट है कि नहीं है, फेक वेबसाइट ना हो, बट मैंने राहुल भैया से भी कंसल्ट किया तो उन्होंने चेक किया, और साथ ही साथ मैंने रेडिट पे भी देखा और गूगल पे भी इसके रिव्यूज चेक किए। तो साउथ अमेरिका बेस्ड कंपनी है ये, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका है। मेरे नोन में जितने भी लोग हैं कनाडा यूएसए में, किसी को इस कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बट उसके बावजूद भी मैंने सोचा यार समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं लेने से अच्छा है कि मैं ले लूँ, क्योंकि भाई अगर कहीं भी नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं है, और रिव्यूज़ जो हैं उन्होंने बोला कि हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है सेगवा ग्रिंगोस के साथ, तो मैंने कहा चल लेके ख़त्म करते हैं ताकि चलान वगैरह ना हो कहीं। वैसे तो मैं आराम से चलाने वाला हूँ, ऐसी मिस हैपनिंग टचवुड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, भोले बाबा अपने साथ हैं, बट फिर भी यार लेना पड़ेगा इंश्योरेंस, और बिना इंश्योरेंस के मैं ड्राइव करना नहीं चाहता हूँ, खासकर थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, देखोगे आप तो एज अ सिंगल कंबाइनर डिवाइडेड अकॉर्डिंग द केस बिटवीन बॉडी डैमेज, डेथ और प्रॉपर्टी डैमेज। मेडिकल एक्सपेंसेस भी हैं, ऑक्यूपेंट बाय 2 बैड पीपल पर, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। तो लेते हैं भाई, इसको परचेज करते हैं, उसके बाद फिर अपना जर्नी शुरू करते हैं। क्या बात है भाई, इस चीज़ से बड़ा इंप्रेस हुआ मैं सीरियसली। ये अगर आप देखोगे ना तो महिंद्रा, मतलब मैक्सिको या फिर आप क्या कर सकते हो कि साउथ अमेरिका से है ये फिर वेबसाइट या फिर कंपनी, और यहाँ पर महिंद्रा देखने को मिल रहा है भाई। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इन्होंने लिस्ट किया होगा। तो ये फिलहाल मैं गाड़ी की सारी डिटेल्स डाल रहा हूँ और इसके अंदर रजिस्टर करके फटाफट से खरीद रहा हूँ यार। अभी फाइनल गेटवे पे पहुँचने के बाद मैंने देखा इसमें ना कहीं भी यूएस मेंशन नहीं था, ये यूएस का टाइम है और एंटर मतलब बॉर्डर की एंट्री का लिखा हुआ था, बट हर जगह कनाडा था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं 1 महीने का ही लूँ अभी, और कोई पुलिस वाला अगर मेरे को मिलता है रोकता है तो मैं उससे पूछ लूँगा फिर कि एक्चुअल में इसकी कवरेज यूएसए की है नहीं है। तो प्राइस में सिर्फ कुछ ही डॉलर्स का डिफरेंस आ रहा था, 174 का मिल रहा है 1 मंथ का, तो लगभग 15-16-17 हज़ार रुपये हो गए। तो ठीक है, बट एटलीस्ट मुझे श्योरिटी मिल जाएगी, तो ये ले लेता हूँ फिर मैं 1 मंथ का। चलो भाई, एक हेडक और ख़त्म हो गई, पॉलिसी भी आ गई और कनाडा नॉन रेजिडेंट इंश्योरेंस भी आ गया मेरा। कनाडा में अलग अलग प्रोविंस का 2 अलग अलग चीज़ें हैं, मेरे को ये थोड़ी समझनी पड़ेंगी। वैसे जो पॉलिसी है उसमें सब कुछ मैंशनड है, और ये नेशनल यूनिटी असिस्टेंस, ये सब मैं जाके देखूंगा भाई, क्योंकि लगभग आधे घंटे से मैं यहाँ रुका हूँ, और जहाँ मेरा अराइवल टाइम 6:30 बजे दिखा रहा था, वहाँ अब दिखा रहा है 7:15, क्योंकि मैं एक तो बहुत धीरे धीरे आराम से चल रहा हूँ। और अभी मैंने निशान से बात की,
निशांत भाई फ्लैट पे पहुंच चुका है, 15-20 मिनट हो गए पहुंचे और मुझे अभी भी 35 मिनट्स दिखा रहा है। कोई नहीं, चलो होले होले पहुंच जाएंगे अपना बढ़िया। बाकी यार इन कंट्रीज में ना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लो ना लो, थर्ड पार्टी मैंडेटरी होता है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी और को नुकसान होता है तो वो लायबल रहेगी आपके इंश्योरेंस पे, वो अपना क्लेम कर पाए, चाहे वो पर्सनल अपना हेल्थ क्लेम या फिर एक्सीडेंट क्लेम ले या फिर गाड़ी का मोटर व्हीकल ले, कुछ भी ले, तो थर्ड पार्टी में नेसेसरी हो जाता है कि आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुलिस वाले रोकते भी आपको तो फर्स्ट पार्टी नहीं पूछेंगे, थर्ड पार्टी मैंडेटरी पूछेंगे। तो अभी जो मैंने इंश्योरेंस लिया है वो थर्ड पार्टी ही है, ठीक है, फर्स्ट पार्टी उसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसमें लाइबिलिटी लिखा हुआ है थर्ड पर्सन का। तो अगर मेरी गाड़ी से मिसहैपनिंग होती भी है कुछ तो सामने वाला बंदा फिर मेरे इंश्योरेंस पे क्लेम कर सकता है। लो भाई सामने से थार जा रही है थार जैसी नहीं लग रही, अभी मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मैंने एकदम से लगा भाई थार आ रही है, बट थार नहीं है भाई, जीप है। और जीप यहाँ चलती है खूब, जैसे कि मैंने बताया था आपको, बहुत जीप मिलेंगी देखने के लिए। वो अलग बात है कि हमारी पूरी गाड़ी रैप्ड अप है तो दिल्ली का नंबर है तो इस वजह से लोग पहचान जाएंगे, वरना अगर मैं रैप भी हटवा दूँ दिल्ली का नंबर भी रहे तो ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करेंगे गाड़ी को। मॉन्गटन सिटी के लिए भाई अब यहाँ से हम लोगों को ये हाईवे छोड़ना है और उतर जाना है भाई सिटी के लिए। यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है मॉन्गटन के लिए और 16 ही मिनट दिखा रहा है। मतलब ये आपको सिर्फ कनाडा यूएसए यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब इनफैक्ट मैं यूके और यूरोप की बात करूँ तो वहाँ पे भी 16 किलोमीटर के लगभग 20-25 मिनट तो दिखाता ही दिखाता, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। और यहाँ पर भाई 16 मिनट 16 किलोमीटर, बताओ और क्या चाहिए। हैलिफैक्स काफ़ी छोटी सिटी थी एज कम्पेयर टू मॉन्गटन एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पर असली टेस्ट है मेरा कनाडा की पहली सिटी में, अच्छी सिटी में ड्राइव करने का। हैलिफैक्स नो डाउट है मॉन्गटन से ज़्यादा बड़ी सिटी है बट थोड़ा खुला खुला था, अभी थोड़ी कंजस्टेड है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स है ना वो भी थोड़ी अजीब तरीके से बिहेव करती हैं, एज इन की अलग अलग है। कहीं कहीं पर आप लोगों को दिख जाएगा एरो लेफ्ट लेने का, कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, वहाँ पर आपको रुकना है। मतलब अलग अलग रूल्स हैं, जब भी मुझे कुछ अलग दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ से अब सिर्फ 5 किलोमीटर की ड्राइव रह गई है एंड आई होप मैं इजीली और बहुत आराम से पहुँच जाऊँगा, कोई इशू नहीं आएगा। अपना बढ़िया होले होले चलते रहो, ज़्यादा तेज़ चलाने की कोई नीड है नहीं, ठीक है। अपना बढ़िया स्टॉप साइन देख के चलना है, स्टॉप साइन पे मुझे रोकनी है गाड़ी, लेफ्ट और राइट देखना है, उसके आगे चलना है। 2-4 चीज़ें हैं जो मतलब दिमाग में है मेरे, और उसके बाद ड्राइव कर रहा हूँ। और ये है भाई चॉकलेट रिवर, जो कि बहुत फेमस है इस पूरे अटलांटिक रीजन में। रीजन एज इन 4 कंट्रीज के बीच में ये रिवर बहती है, उसको बोलते हैं चॉकलेट रिवर। और इसका नाम चॉकलेट इस वजह से क्योंकि आप देख सकते हो ना, ये जो कलर है यहाँ पे पानी का वो पूरा चॉकलेटी है, मतलब मडिश कलर, और साइड में सारा कीचड़ और सारा का सारा ये चॉकलेट कलर का है, तो इसका नाम ही चॉकलेट रिवर है। ऐसा नहीं है कि इसका नाम यहाँ पर ऐसे रख दिया गया है, एक्चुअल में इसको चॉकलेट रिवर ही बोलते हैं। और गूगल पे भी आप देखोगे तो चॉकलेट रिवर के नाम से ही आएगा। सामने भाई ग्रीनरी देखना, मतलब धीरे धीरे अब यहाँ पर ग्रीनरी होनी शुरू हो गई है। और ये पूरा कनाडा, इनफैक्ट पूरा कनाडा तो नहीं बोलूँगा, अटलांटिक और जितना भी बॉर्डर के अक्रॉस सिटीज़ है ना, ये सारी की सारी 2-3 महीने के लिए एकदम ग्रीन हो जाती हैं। और ये टाइम होता है समर्स का जिसमें सारे कैनेडियंस या फिर जो लोग यहाँ रहते हैं वो घूमते हैं। इनका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वेकेशन टाइप शुरू हो जाता है 2-3 महीने। उसके अलावा ये 7 से 8-9 महीने घर में पैक्ड रहते हैं, अपना सिर्फ काम की वजह से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बर्फ़ ही इतनी होती है भाई, ठंड इतनी होती है कि ये लोग बाहर घूमते वगैरह नहीं, काम से काम रखते हैं और बढ़िया अपना बाहर आके काम वाम निपटा के वापस घर के अंदर पैक। बट ये 2-3 महीने जो होते हैं ना, जो कि अभी आई थिंक 10-12 दिन में शुरू हो जाएगा इनका मौसम। मैं कनाडा में ही रहूँगा, तब आप लोगों को दिखाऊंगा। ऑब्वियसली अटलांटिक रीजन में नहीं रहूँगा जो ये वाली सारी कंट्रीज़ है, बट अच्छी बड़ी सिटीज़ में रहूँगा तो वहाँ पे भी सेम ही रहता है। अक्रॉस बॉर्डर जितने भी सिटीज़ हैं सबका सेम हाल है। बाकी जैसे जैसे मैं साउथ मतलब यूएसए में, साउथ यूएसए तो नहीं इस बार, बट नॉर्थ अमेरिका में भी, यूएसए कह रहा हूँ सॉरी, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से जैसे ही मैं हल्का सा नीचे जाऊँगा जो अपना सैन फ्रांसिस्को पड़ता है उस तरफ पे, तो वहाँ पर मौसम अच्छा होने लगता है। मतलब वहाँ पर ऐसा कोई बर्फ़ वाला सीन नहीं होता, बहुत सुहाना मौसम रहता है पूरे साल। और जैसे जैसे नॉर्थ में जाओगे आप अमेरिकन रीजन में, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ उतनी ही ज़्यादा ठंड रहती है भाई। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे मुझे लेफ्ट लेना है, बट यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, तो बस मुझे यहाँ पर रुकना है और सामने से जब कोई गाड़ी ना आए तो लेफ्ट ले लेना है। और सामने से जैसे गाड़ी आ रही है तो इनके लिए रूल बनता है कि सामने स्टॉप का साइन होगा और ये स्टॉप पे रुकेंगे, लेफ्ट और राइट तमीज़ से देखेंगे, उसके बाद फिर मेन रोड में एंटर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि रात का टाइम है या अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो ये सीधा खींच सकते हैं। उस टाइम पे भी इनका एक प्रॉपर जीरो पे आना, गाड़ी लाना, वो नेसेसरी है। अब जैसे यहाँ पे आप बोर्ड देखोगे तो यहाँ पर भी जेब्रा क्रॉसिंग है और लेफ्ट और राइट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी मुझे गाड़ी एकदम जीरो पे रोकनी है, उसका लेफ्ट और राइट देखना है। मैं देखूँ ना देखूँ, बाय रूल या बाय बुक ये रूल है कि आपको लेफ्ट और राइट देखना पड़ेगा और वहाँ पर गाड़ी जीरो पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ चलती चलती धीरे गाड़ी में आपने देख लिया, आपको जीरो पे गाड़ी रोकनी है चाहे आप जितने भी तेज़ हो। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई जो सीखी मैंने पिछले कुछ दिनों में इन लोगों के साथ ड्राइव करके।
बाकी पहुंच ही गए फ्लैट पे। ये रहा भाई अपना फ्लैट राइट साइड पे, इसकी गाड़ी लगी हुई है, अपनी भी लगा देता हूँ बैक करके। सही टाइम पे पहुंच गए भाई क्योंकि उजाला भी है अभी, और मैं सोच रहा हूँ इसका जाके ना एक बार टायर प्रेशर चेक करवा लेता हूँ। वैसे तो इसके पास है टायर इन्फ्लेटर, क्योंकि जो मेरा टायर इन्फ्लेटर था वो मैंने छोड़ दिया था यूके में क्योंकि काफ़ी हैवी हो रहा था और वेट के रिस्ट्रिक्शंस थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने वहीं छोड़ के और मैंने कहा यहीं देख लेंगे, लेना होगा तो नया ले लूँगा या फिर यहाँ पर मिल जाएगा, फिर बाहर से डलवा लिया करूँगा हवा। बट इसके पास जो मेजरमेंट की मशीन होती है ना वो नहीं है, तो पास में ही है। मैंने कहा जाके एक बार ठीक से चेक करा लेता हूँ, क्योंकि आज भी जब मैं चला रहा था ना तो बबल कर रहे थे थोड़े थोड़े टायर, ऐसा लग रहा था हल्की हल्की गाड़ी लेफ्ट राइट मूव कर रही है। तो एक बार ये भी करा लेता हूँ, साथ ही साथ इसकी अलाइनमेंट भी कराऊंगा मैं टोरंटो में ठीक से एक बार, क्योंकि वैसे तो ऐसा मुझे कोई इशू लगा नहीं अलाइनमेंट में, बट एक बार फिर से करा लेनी चाहिए क्योंकि जब से निकली इंडिया से सबसे अलाइनमेंट हुई नहीं है। लगभग 17-18 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो अलाइनमेंट भी करा लेंगे और उसके बाद इसका डीजल भी भरवा लूँगा मैं एक बार फिर से, क्योंकि भाई कल सुबह निकल जाऊँगा मैं यहाँ से। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बहुत ईगरली वेट कर रहा था मैं गाड़ी आने का, गाड़ी आ गई है तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई अपनी कनाडा की रोड ट्रिप। कल थोड़ी लंबी ड्राइव होने वाली है और उसके बाद फिर अपना एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। ये देखो भाई, अभी मैं आपको आते हुए बता रहा था ना स्टॉप साइन है, और अगर आप किसी पतली गली से पतली रोड से अगर मेन रोड पे जाते हो तो आपका उस टाइम पे बनता है कि आप एक बार पूरी गाड़ी हॉल्ट पे लाओगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसका लेफ्ट और राइट में देखोगे, जब आपको जगह मिलेगी उसके बाद आप निकलोगे, और ज़रूरी नहीं है कि खाली और आप सीधे सीधे निकाल लो, आपको रुकना ही पड़ेगा, मैंडेटरी पॉज लेना पड़ेगा वहाँ पर। इस फ्यूल स्टेशन पे सिर्फ एक ही नोजल है भाई डीजल का, येलो वाला होता है ना डीजल। हाँ ये रहा। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। वैसे यहाँ पे अगर प्राइस देखें तो है 206, वहाँ पे 207 था, तो सिर्फ 1 सेंट का ही फ़र्क आया। चलो जी, चल भाई हो गया शुरू। ये भी डालने के बाद पूछ रहा है तो डीजल ही था, तो भाई 30 लीटर्स ऑफ डीजल आया है, और जहाँ तक मैंने फुल किया था अपना नोवा स्कॉशिया में हैलिफैक्स में उतना ही डीजल आया, मतलब 30 लीटर में कितने किलोमीटर आ गए, 300 ना, तो भाई 10 की एवरेज दिखा रहा है। अरे भाई इसमें गैस बनेगी ना वो फिर खुलेगा नहीं, बस चलो भाई अंदर पे कर देते हैं, यहीं पे ही टायर प्रेशर भी चेक हो जाएगा। और सही लग रहा था भाई मुझे कि इसमें हवा कम है, देखो आगे 29 है और पीछे एक में 36 और एक में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 36 कर लेते हैं सब में। $2.5 मतलब टोटल ना। हाँ 4 मिनट के लिए। अच्छा 4 मिनट के लिए, हाँ 4 मिनट में तो भरी जाएगी। तो $2.5 अपना इंडियन रुपीज़ में कितना हो गया, 7 70 70 और 30 170 रुपये। 31 हो गई, 32 36 सही है ना, 34 या 36 करवाता था वैसे मैं, 33। हाँ तो गर्मियों में कभी रख, गर्मियाँ कहाँ है भाई, ये ज़्यादा गर्मी झेलती है सही है 33 34 35, बस छोड़ दे 35 ही कर देते हैं। इस वाले में 28 है, वो मैं बंद करता हूँ ला, बस ओके चलो भाई 35 कर लिए, एक में 36 है, बस सही है, पीछे 36 है। और यहाँ पर अगर देखो ना टाइमर चल रहा है, 2 मिनट अभी बचे हैं, 2 मिनट में हो गया अपना काम। इसको वापस से डाल देते हैं इसके अंदर, और ये अब क्या ऑन ही रहेगा क्या, ये गेट रिसीट कर दूं, अपने आप बंद हो जाएगा, छोड़ना नंबर डालना पड़ेगा उसमें। चलते हैं भाई, चलो हो गए भाई अपना टायर प्रेशर एकदम मेंटेन, चारों टायर्स में आ गए हैं भाई। सिम कार्ड लेने हैं, ये 2-3 काम थे जो मुझे निपटाने थे निकलने से पहले। तो यहाँ पर वैसे कोई सिम कार्ड की शॉप अलग से नहीं होती क्या, सुपर स्टोर से ही लेना पड़ता है? तो फिर हम वहाँ क्यों नहीं गए, बंद हो गया भाई, लेट है। अच्छा कितने बजे बंद होता है, 5-6 बजे? अच्छा वो तो है यार, यहाँ पर ना 5 बजे लगभग सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, और बाकी उसके बाद अगर आप लोगों को चाहिए तो ऐसे सुपर स्टोर आना पड़ेगा जिनकी टाइमिंग 10 बजे तक रहती है। तो इस पर भी हम लोगों को मिल जाएगा सिम कार्ड। सिम कार्ड SIM card. You guys do eSIM or you guys do have eSIM, right? Yeah, we can do eSIMs. ओके। Do you have any plans going on or any deals going on right now? Which one would you prefer? I'll be traveling, so I need with a good connection. So maybe better if I. What do you mean by traveling? Like just Like traveling we'll like I'm across Canada? yeah. Yeah. Do you have any idea how much data you might need? I'll go with at least 50 or 80 gigs. No, not I don't think so. I think at least 100.
100 gigs, sure. Yeah. I'll go with that. Are you with a provider right now? Nope. No. Does it make a difference? No. No. Well, sometimes. Oh, okay. Not really. तो यहाँ पर काम तो नहीं हुआ भाई, बट एक ऑप्शन मिल गया हम लोगों को। ऑप्शन मिला है ना, काम नहीं हुआ अभी। तो बेसिकली यहाँ पर जो 3-4 कंपनीज हैं, बेल है, रॉजर्स है, और एक और कौन सी थी, बेल और रॉजर्स, फ्रीडम, ठीक है। तो इन्होंने बोला फ्रीडम के इतने अच्छे कनेक्शंस नहीं हैं ऑल ओवर कनाडा, फ्राइडो के ठीक है, बेल के सबसे अच्छे बता रहे थे, और इसी में मेरा इंक्लूड हो जाएगा यूएस और मैक्सिको का भी। मैक्सिको में नहीं जा रहा हूँ, बट यूएसए में मेरे को दोबारा सिम कार्ड नहीं लेना पड़ेगा, वो एक्टिवेटेड रहेगा। तो इसमें मैंने सोचा कि बेल अच्छा ऑप्शन है, बट उसमें ये लोग जो प्लान बता रहे हैं वो $50 का बता रहे हैं, 100 GB का, ओह सॉरी 165 GB का। बेल 175 GB, जो कि सबसे अच्छा था, मतलब जितने भी ऑप्शन थे या फिर जितने भी मेरे को ऑप्शन इन्होंने दिए उनमें सबसे अच्छा ये मिल रहा था। कोई 60 GB दे रहा था, कोई 100 GB मिल रहा था पर मंथ का। 165 GB मोर देन इनफ है भाई, क्योंकि वैसे मैं वाईफाई यूज़ करा करूँगा, अगर मेरे को पर्सनल इंटरनेट यूज़ करना है 165 मोर देन इनफ है। और उसके साथ ये लोग मांग रहे थे स्टार्ट करने की फ़ीस एक, जो $80 थी, सीधा सीधा आपका हो गया $5,500 रुपये। तो इस वजह से मेरा थोड़ा मन नहीं था, मैंने कहा यार अब मैं सिर्फ 2 मंथ के लिए इनको ये फ़ीस भी दूँ, क्योंकि वो साल की फ़ीस होती है। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर किसी के पास ऑलरेडी कनेक्शन है, जो कि इसके पास है, तो बेल का है सब है मेरे पास। तो बेल का फिर इसके वाले में ही ऐड हो जाएगा, एक और इसके नाम पे ही चलेगा, और उसमें फिर मेरे को वो फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी $80 की, और मेरा स्टार्ट हो जाएगा अपने आप मंथली बेसिस पे, जिसके लिए मुझे सिर्फ पे करने पड़ेंगे $50, जो कि ठीक है, 2 महीने का $100 में काम हो जाएगा। मेरे को बार बार सिम कार्ड नहीं लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात, पूरा कनाडा और यूएसए इंक्लूड है भाई इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा में और यूएसए में फिर से लेनी पड़ेगी। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। साथ ही साथ अगर आप कनाडा या यूएसए में किसी भी फ़ोन शॉप पे जाओगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को फ़ोन्स भी मिलेंगे रखे हुए, सिम कार्ड्स भी मिलेंगे, और हर जगह ना ऐसे छोटे छोटे टैबलेट से रखे होंगे या फिर बोर्ड लगे होंगे, जिसमें आप लोगों को EMI ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जिसमें मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है कनाडा में कल्चर, खासकर स्टूडेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं लोग कि जैसे अभी इन्होंने मेरे को बोला कि $50 आप लोगों को आपको पे करने हैं पर मंथ का बिल, ठीक है। अगर किसी को आईफोन चाहिए या कोई अच्छा महंगा डिवाइस चाहिए, तो उसको मतलब ऑब्वियसली पूरा कैश पे करना पड़ता है, या फिर अगर आप EMI पे लोगे तो कभी कभी आपको कैशलेस मिलता है, मतलब उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना, या फिर कभी कभी होता है इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार के लिए लोग झिझकते हैं, बट एक बार के लिए लोग सोचेंगे ना कि $50 में ऑलरेडी दे ही रहा हूँ, इंटरनेट के आपको सिर्फ $40 पे करने पड़ेंगे और बाकी $60 आपके फ़ोन के हो जाएंगे। तो ऐसे में ना लोग लुभा जाते हैं इसमें, और फिर ले लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अपना फ़ोन भी अपना साथ साथ होता रहेगा, और इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि हाँ भाई $60 कहाँ से आएंगे। और जब उनको फ़ोन वापस करना होगा, वो अपना मतलब लीज़ वाले सिस्टम है, वो लीज़ कर लेते हैं फ़ोन, और जब आपको ख़रीदना ही है तो उस टाइम पे खरीद लेते हैं। लीज़ वाले में ही हो जाता है कि हाँ 1 साल का या 2 साल की लीज़ है, तो जितना टाइम आपको यूज़ करना उतना टाइम यूज़ करो, और तब तक आप उसकी EMI पे करते रहो, और जैसे ही आपकी लीज़ खत्म होगी उस टाइम पे आपको फ़ोन वापस रिटर्न करना है। चलो भाई आ गए हैं वापस फ्लैट पे, अब कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर मैं जल्दी सोऊंगा आज, क्योंकि कल मुझे यहाँ से निकलना है भाई क्यूबेक के लिए, क्यूबेक सिटी के लिए। यहाँ से लगभग 8 साढ़े 8 घंटे की ड्राइव है, 750-800 किलोमीटर है, ठीक है। तो जल्दी उठना और दिन में जर्नी कंप्लीट करनी है, ताकि मैं थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लूँ, और अगर मन होगा तो फिर मैं 1 दिन और रुकूंगा क्यूबेक में, वरना मैं आगे निकलूंगा, क्योंकि क्यूबेक में मेरे को इतना ज़्यादा घूमने का मन है नहीं, मेरे को सीधा पहुँचना भाई टोरंटो। चलो देखते हैं जैसा भी होगा। खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कॉन्टेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।